नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जो अधिवक्ता हैं और मेंबर ऑफ काउंसिल, बार काउंसिल के मेंबर हैं। क्या हुआ है, पिछले 2-3 दिन से, कल से लगातार बार काउंसिल पर सवाल उठ रहे हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा एक लेटर जारी करते हैं, 2.5 घंटे के बाद उस लेटर को वापस ले लेते हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों लेटर लिखा गया, क्यों लेटर वापस लिया गया, ये सवाल छोड़ गया पूरे सिस्टम पर। और देखिए, आम जनमानस यह समझने का प्रयास कर रहा है कि मनन मिश्रा सिर्फ बार काउंसिल के चेयरमैन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी है। उनके सामने सीजेआई ने आज उनसे कहा, बीजेपी ने तो उनसे किनारा कर लिया, लेकिन सीजेआई ने कहा बीच में मत पड़ो, बीच में मत आओ, बीच में मत बोलो। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, हर आदमी का दौर आता है और वो दौर पूरा भी होता है। रावण का भी दिन पूरा हुआ। आप ये जान लें, हम लोग जब ये बार काउंसिल ऑफ यूपी से चुन करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया गए तो हम लोगों ने भी समर्थन किया। यूपी बार काउंसिल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य दिल्ली में हूं। हम लोगों ने भी समर्थन किया मनन मिश्रा जी को चेयरमैन बनाने में। लेकिन बाद में ये लगा कि यह व्यक्ति सबका उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद उस सीढ़ी को ढकेल देते हैं, वो नीचे गिर जाती है। आम अधिवक्ता के हित से कोई मतलब सरोकार नहीं है। व्यक्तिगत धनार्जन, व्यक्तिगत पद की प्राप्ति और उसके लिए नेताओं के चक्कर लगाने पड़े या जजों के चक्कर लगाने पड़े, जजों का उपयोग करना पड़े या नेताओं का उपयोग करना पड़े, ये बहुत आसान चीज बना लिया इन्होंने। वकीलों के अमूल्य धन को बहुत बुरी तरह से खर्च किया नेताओं पर और जजों पर। आज की परिस्थिति यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर गौड़ हो गए हैं। आज जज वहां पर रिटायर्ड जजों को सबसे ज्यादा भत्ता दे करके उनसे काम में लगाया जाता है। मेंबर खाली आने जाने की काम करता है, उनका दरबार लगाता है। मेंबर से किसी काम से मतलब नहीं है। जो मूल मेंबर है उसको किनारे करके जजों को भत्ते, मोटे मोटे भत्ते दे करके उनसे काम लिया जाता है। हर इंक्वायरी में, हर जांच में, हर चीजों में जज को आगे करना। और इतना जजों को मिला लिया, सुप्रीम कोर्ट के पिछले कई चीफ जस्टिस को मिला लिए और मिलाने के बाद उनको यहां से लेकर गोवा तक भत्ते देना, उनको मैनेज करना, उनके नाम का उपयोग करना, कॉलेजेस से अवैध वसूली करना और मेंबर को किनारे कर देना। और आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई मेंबर नहीं जानता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आमदनी कितनी है और व्यय कितना है। सब गुलाम की तरह जीवन जी रहे हैं। 2-3 है जो कभी आवाज उठाते हैं तो उनको बुरी तरह डांट दिया जाता है। धौंस दिखाई जाती है जजों की, धौंस दिखाई जाती है बड़े बड़े भाजपा के नेताओं की, मंत्रियों की, अफसरों की, पुलिस की। स्थिति यह बन गई कि यह व्यक्ति वो व्यक्ति रह ही नहीं गया जिसकी मदद हम लोगों ने कर करके अध्यक्ष बनाया था, चेयरमैन बनाया था। इस व्यक्ति ने सबके साथ दुर्व्यवहार किया और अंत में आते आते पाप का घड़ा भर गया है। अब तो इनको जाना ही होगा, अब जाने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। 2-3 चीज और बताना मैं चाहूंगा। बस मैं अभी आपको एक 30 सेकंड को रोकूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर हैं। सर का भी बहुत बहुत स्वागत। और सर, ये श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, और वो कह रहे हैं कि मेंबरों को पूछा नहीं जाता है। और आज मनन मिश्रा ने कहा कि मैंने लेटर जारी कर दिया था, फिर हमने बार काउंसिल के मेंबरों से डिस्कस किया तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया। भैया फिर जारी क्यों किया? और जारी किया तो फिर, यही मैं श्रीनाथ जी से समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या आपसे पूछा गया, श्रीनाथ जी, क्या आपसे पूछा गया कि ये लेटर जारी हो रहा है?
क्योंकि आप मेंबर हैं बार काउंसिल। आज ही नहीं, यह गुंडागर्दी एक तरफा उनकी है। हमारा रूल कहता है कि सेक्रेटरी पत्र जारी करेगा। गुंडागर्दी यह है कि पत्र उन्होंने बनाया, जारी कर दिया प्रेस को, उसके बाद अप्रूवल के लिए ग्रुप में डाला। कुछ दो जो बेचारे सीधे साधे मेंबर हैं जो डरते हैं इनसे बेइंतहा, उन्होंने अप्रूव कर दिया। सिर्फ 3 मेंबर इस पर साइन नहीं किए, केरला वाले ने, कर्नाटका वाले ने और यूपी वाला मैं। जब मैंने साइन करके, और हम लोगों ने, केरला वाले ने एक बाकायदा चिट्ठी भी लिख दिया मनोज जी ने। तो जब बातें उड़ी तो उसके बाद इन्होंने चर्चा शुरू की। चर्चा में इसका भयानक विरोध हुआ। भयानक विरोध के बाद हम लोग तीनों लोग प्रेस में जाने का मन बना रहे थे कि हम इंडिपेंडेंटली प्रेस में जाएंगे। जब बात बुरी तरह बिगड़ने लगी तब जाकर के इन्होंने और लोगों से चर्चा की। और लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, हाई कोर्ट के जजों से ये बेइंतहा रबजब बना चुके हैं, और उन्हीं के लोगों को रिटायरमेंट के बाद ये बार काउंसिल में काम देते हैं और भत्ता देते हैं। ऐसी स्थिति में वो ओबलाइज है, बुरी तरह से ओबलाइज है। तो ऐसे लोगों से चर्चा करने के बाद जब इनको लगा कि बात बिगड़ गई है और बिगड़ने वाली है, तो मजबूरन इन्होंने इसको वापस लिया। अदरवाइज ऐसे पत्र, जबकि एक संवैधानिक संस्था में होते हुए आप पार्टी विशेष के आदमी की तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। आज तक वकीलों का एक भला नहीं हुआ, वकीलों के धन का दुरुपयोग हुआ इन नेताओं को पटाने में और इन जजों को संतुष्ट करने में, इनको भत्ता देने में। मेरा सीधा कहना है, किसी बार काउंसिल के मेंबर को यह पता नहीं है कि बार काउंसिल की आमदनी क्या है और खर्च क्या है। एक वन मैन शो बना करके इस व्यक्ति ने बार काउंसिल को बुरी तरह से लूटने का प्रयास किया और लूटा। कॉलेज से कहा कि 25 लाख रुपया दोगे ट्रस्ट को तब जाकर के तुम्हारा रिन्यूअल होगा, और अब स्थिति ये आ गई कि हर आदमी को नोचने खाने के लिए इसलिए तैयार है ये कि जज इनकी मुट्ठी में है और सारी स्कूटी भी इनकी मुट्ठी में है, भाजपा के बड़े बड़े नेता मुट्ठी में हैं। सर कोई सवाल? बैरिस्टर साहब, मेरा अंदर से प्रधानमंत्री केयर फंड की जो चर्चा उड़ती है, ठीक वैसा ही मसला है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। हम लेकिन उसको छोड़कर अभी मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए, क्या भारत के कानून में, संविधान में कहीं ये लिखा है कि इस तरह छात्रों का बार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने सीजीआई की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति का विरोध किया था? कोई कानून है? देखिए, जब जजों से रिश्ते बन जाते हैं और जजों को इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया, और न्यायपालिका के बाद जो बचता है प्रशासन, उससे रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो आदमी बेलगाम तानाशाह हो जाता है। नहीं वकील साहब, लेकिन कोई तो ऐसा आधार होगा। कोई मायने नहीं रखता, कोई नियम कानून मायने नहीं रखता। मैं वही कहने जा रहा हूं, जरा 2 मिनट समय दें। देखिए, रजिस्ट्रेशन का काम राज्य बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का है। स्टेट बार काउंसिल एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इन्होंने जजों को आगे करके हमारे स्टेट बार काउंसिल की ऑटोनॉमस तरीके को भी छीनने का भरपूर प्रयास किया और छीन रहे हैं। एडवोकेट एक्ट में हमको पावर है, स्टेट बार काउंसिल को पावर है किसी को रजिस्ट्रेशन करने का। जबरदस्ती ऑर्डर पारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कदापि नहीं, यही मेरा सवाल था। का काम। जी, बहुत अच्छा आपने खुलासा किया है। तो कायदे से तो मनन मिश्र ने ये जो पत्र पहला जारी किया कि चूंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीजीआई के आमद का विरोध किया था, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं होगा, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम ही नहीं रजिस्ट्रेशन करना, स्टेट बार का काम है। तो कायदे से तो उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने बायलॉज, अपने नियमावली, अपने उद्देश्यों के खिलाफ भी गए हैं और देश का कानून जो है उसका भी उल्लंघन किया है। तो क्या आपकी काउंसिल अब उनके खिलाफ किसी तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव या कोई निंदा प्रस्ताव, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन किया है ना? कानून के उल्लंघन से कुछ आगे किया है, देश के चीफ जस्टिस को बदनाम किया है उन्होंने। लोगों को यह मैसेज गया कि देश के चीफ जस्टिस बीसीआई से मिले हुए हैं,
और बीसीआई बहुत सही उनको बात। प्रोटेक्ट कर रही है। देश के चीफ जस्टिस को बदनाम किया है उन्होंने, जिससे आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है। उनको इस्तीफा ही देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, राज्यसभा से भी अलग कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए सबके लिए काम कर रहा हो और जज को खुश करने के लिए अपने समाज के अपने नियमों को भी उल्लंघन कर जाए, ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। और अगर न रह पाए तो इनको हटा दिया जाना चाहिए, दोनों पदों से हटा दिया जाना चाहिए। नहीं तो आप लोग अपने बार काउंसिल में कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आएंगे देखिए, उनके खिलाफ दुर्भाग्य अविश्वास यह है कि प्रस्ताव? हमारी बार काउंसिल में 20 आदमी होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, मुझे जी लेकर के, और करीब 15 तो डरे हुए, दबे हुए, 3, 4, 5 ही अपनी बात उठाते हैं। एक उसमें से मैं भी व्यक्ति हूं। और पिछले साल अपनी बात उठाने के लिए मुझे इन्होंने इलाहाबाद के मेंबरों से मिलकर के एक अविश्वास पारित किया और मुझे निकाल भी दिया था। मुझे, आपको जानकारी हुई होगी। जब मुझे निकाल दिया तो मैंने कपिल सिब्बल जी की मदद से दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दत्ता ने मुझे स्टे दिया। स्टे के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस प्रस्ताव को वापस भी ले लिया। ईमानदार को वहां रहने का कोई हक नहीं है। जो चापलूस नहीं है उसको रुकने का कोई हक नहीं है। जो चापलूसी कर रहे हैं वो बेचारे हिम्मत नहीं करते। पता नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बने हैं। वो चाहते हैं कि हम बने रहे, खाली आए और जाएं, लेकिन उनको कोई काम नहीं है। काम सारे रिटायर्ड जजों को अच्छा से अच्छा भत्ता देकर उनसे काम लिया जा रहा है। जो 25 लाख रुपया जो कॉलेज वाला देगा ट्रस्ट को, उसको उसके कॉलेज का रिन्यूअल होगा, नहीं तो जज की, सुप्रीम कोर्ट जज की धमकी और धौंस दिखा के उसका काम नहीं होगा। वकील तो ये साहब, दुर्भाग्य है। बार काउंसिल से इनको जाना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहां बैठक करेंगे, और जिस तरह से जेएनजी ने कार्य किया है उसकी तैयारी हो रही है। इनको मजबूर करेंगे कि ये पद छोड़ें और वहां से हटे और जाएं। सीजेआई इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? आखिर देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, उनके हवाले से ही तो ये सब हुआ है। मैं बता रहा हूं, बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का था नियमों में। अपने मन से इन्होंने पहले 2 को 3 किया और 3 के बाद 5 साल कर दिया। कायदे से वो ये सारे आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ नियमों के मुताबिक अप्रूव होने चाहिए। अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, कोई कुछ जानता कुछ नहीं है। इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। एक मिनट और समय लेंगे आपका। जनरल बॉडी भी तो होती होगी कोई भी जनरल नियम बॉडी बदल रहा डर के मारे कुछ नहीं बोलती। इस व्यक्ति के डर के मारे कुछ नहीं बोलती। आधे से अधिक तो बिहार के लोग ऑफिस में घुसा दिए गए हैं, जो डंडे लेके खड़े रहते हैं। और घुसाने के बाद जितने भी मेंबर हैं वो डरे सहमे हुए हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। और बोलेंगे तो मेरी तरह निकाल दिए जाएंगे। और निकाले जाने के बाद अगर कोर्ट से न मिला होता, मुझे राहत न मिली होती, तो मैं भी बाहर होता। अब तलवा चाटने वालों का जमाना आ गया है। दुनिया की बात क्या की जाए, जरा कोई जनरल बॉडी का नाम है, सब हूं करते हैं और करते क्या है। ऐसे लोग जो 70-70 बरस की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं होती। दुर्भाग्य है हमारा। मैं एक चीज और बता दूं आपको, 2 से 3 किया, 3 से 5 किया, कभी चुनाव नहीं हुआ। नामांकन किसी को करने नहीं दिया। पिछली बार मैं नामांकन करना चाहता था तो मुझे बार काउंसिल से निकाल दिया गया। उस दौरान एकदम गुंडागर्दी की इंतहा है, लुटाई की इंतहा है, वकीलों की पैसे की बर्बादी है। अगर कायदे से ऑडिट हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए तो परिस्थितियां बहुत बुरी तरह बदल जाएंगी। अपमानित किया जाता है मेंबरों को, जजों को तवज्जो दी जाती है, उनको अच्छे अच्छे भत्ते दिए जाते हैं, उनका सहारा लिया जाता है, उनकी आड़ में सारी चोरी और गुंडागर्दी होती है। वकील साहब, थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट कर दें, ये भत्ते किस नाम पर दिए जाते हैं? रिटायर्ड जजेस को कौन सा काम दिया जाता है? वे कहाँ आते जाते हैं? किस बात का टीएडीए लेते हैं? बिल्कुल ठीक सवाल आपका है। देखिए, जो काम मेंबरों का था, मेंबरों का काम जो था उसको जजों के जिम्मे डाल दिया गया। जैसे इंस्पेक्शन का काम वकीलों का था, मेंबरों का था। मेंबरों को वो कहां से अलग कर दिया गया इंस्पेक्शन से। जज साहब को अपॉइंट किया गया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अपॉइंट किया गया, वो हमारे सहयोग में आते थे। अब जज साहब हमारे अधिकारी हो जाते हैं। जज तो जज है और उनको अच्छे अच्छे भत्ते मिलते हैं। हर कमेटियां हैं, सबके चीफ जज हैं, जबकि वह काम मेंबरों का है, मेंबर ही करते थे वो।
यहाँ मेंबर ही सब करते थे। मेंबर कूड़ेदान में चले गए, जज साहब मोटा भत्ता पा करके वहां बैठे हुए हैं, जो भी रिटायर्ड जज है। अधिकांश रिटायर्ड जज वहां इन्वॉल्व है। हमारा अंदाजा है कि सैकड़ों की संख्या में जज इन्वॉल्व है वहां। और जितने भी सिटिंग जज हैं उनको सेट करना यही काम इनका है। उनको सेट करके उनको ओबलाइज करिए और उनके नाम पर पैसे की उगाही करिए और उनको ब्लैकमेल करिए। वकील साहब, मेरा वो सवाल अधूरा रह गया। सीजेआई इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? उनके नाम पर ही तो इतना बवाल हुआ है। देखिए, जो ट्रस्ट है, जो आपका गोवा ट्रस्ट बनाया है इन्होंने, कॉलेज बनाया है, उसमें पिछले कई सीजीआई को जोड़ा है इन्होंने। वर्तमान सीजीआई में जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उनको सारी सच्चाइयों की जानकारी है या नहीं, लेकिन उनके नाम पर, उनके चेहरे पर दुनिया ब्लैकमेल की जाती है। वो सीजीआई चाहे इनसे, देखिए सीजीआई ने ही वो अगर कंसेंट दी होगी टेन्योर बढ़ाने वाली, 2 साल से 3 साल से 5 साल वाली, उसको अगर कंसेंट नहीं दिया है तो, या कंसेंट विड्रा करके इनको तत्काल हटा सकते हैं, तत्काल हटा सकते हैं। लेकिन 2 साल का टेन्योर इसको 5 साल कैसे कर दिया आपने? वकील साहब, मैं तो स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक का जो परिपत्र या आदेश निकाला मनन मिश्रा ने, मैं सिर्फ पर्टिकुलर उस केस में बात कर रहा हूं। क्या सीजेआई अपनी तरफ से कोई नाखुशी, नाराजगी, कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं कि भाई हमारे नाम पर क्यों किया? जो सीजीआई ने नाखुशी जाहिर किया है, शर्मनाक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। वो सीजीआई करने से कह सकते हैं कि आप इस पद को छोड़ दीजिए, आपके पद को नहीं, कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, आप इस पद को छोड़ दीजिए, कह सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा सा दर्शकों को और हमें भी अपडेट कर दीजिए। सीजीआई ने क्या कहा इस मसले पर, इस चिट्ठी पर? आज सीजीआई ने यह कहा कि आपसे किसने कहा कि इसमें इंटरफेयर करिए? मेरे और छात्रों के बीच का मामला था। छात्रों का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है अन्यथा व्यू रखने का। आपसे किसने कहा? ये आपने उचित नहीं किया, आपने गलत किया, आप इसमें से हटिए, कड़े शब्दों में कहा उन्होंने, इंग्लिश वर्ड में कहा। नैतिक आधार पर तो इतना ही पर्याप्त है। नैतिक नहीं, इनके कार्यकाल जो इन्होंने चुपचाप बढ़ा लिया है, उस पर सहमति अपनी खत्म कर दे सुप्रीम कोर्ट, कल बाहर हो जाएंगे, ये कल वहां से हट जाएंगे। इन्होंने किसी वकील का फायदा नहीं किया है जिंदगी में आज तक, सिर्फ जज का फायदा किया और भाजपा के उच्च पदाधिकारियों का फायदा किया। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके उनको खुश किया और राज्यसभा की मेंबरशिप लिया। लेकिन वकील साहब, ये जो कार्यकाल बढ़ाया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का, अगर उन्होंने अनुशंसा नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी सीजीआई ने, तो बतौर सदस्य, आप बार के सदस्य हैं, या आप इसके खिलाफ पिटीशन नहीं लगा सकते सीजीआई के सामने कि साहब न तो जनरल बॉडी में पारित हुआ, न जो कार्यकारिणी है उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि 2 साल के 3 साल। जनरल बॉडी में कुछ दिखाया नहीं जाता। ये अपने आप रात में क्या जनरल बॉडी के प्रस्ताव में लिखते हैं, नोबडी नोज, किसी के हस्ताक्षर खाली। ये दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य। मैं यही तो पूछ रहा हूं, तो आप इसके खिलाफ सीजीआई की अदालत में फरियाद क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब तो समय आ गया। मैं बताऊं, उसमें आता है बहुमत का सवाल, और मैं बार मैंने प्रयास किया, बहुमत मेरा बन नहीं पाया। अधिकांश लोग डर के मारे पीछे हट गए, आप समझ रहे हैं? और बहुमत अगर नहीं आता तो मेरे लिए मजबूरी हो जाती है अकेले आवाज उठाने की। आज स्थिति यह हो गई है कि आज ये सब चीजें सामने आ गई हैं, खुल के सामने आ गई हैं। बार काउंसिल की आमदनी और व्यय भी बताना पड़ेगा इनको, ऑडिट भी कराए, सीबीआई जांच कराए, और ये जो भी संशोधन हुए इसे सुप्रीम कोर्ट असहमति जाहिर करे और इनको हटा के बाहर करे, तब जाकर के बार काउंसिल का भला होगा, अदरवाइज कोई भला होने वाला नहीं। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लेखा जोखा है, क्या वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं? आप आरटीआई में नहीं पूछ सकते कितना आय व्यय हुई? गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ना वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसलिए आरटीआई में नहीं आता। जी, आप सदस्य लोग ही पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे में एक आदमी पूछ करेगा क्या? उसको निकाल दिया जाएगा, उसको संग बदतमीजी की जाएगी, दुर्व्यवहार किया जाएगा, गुंडाई किया जाएगा। थोड़ा सा अतीत पर चलें वकील साहब। हाँ, ये पूरी परिस्थितियां बनी जिस पहले बयान से है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश की युवा पीढ़ी को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, वकीलों को भी कॉकरोच कहा, पैरासाइट कहा।
तब से लेकर हालात इतने बिगड़ते चले गए कि आज तक सरकार संभाल नहीं पा रही। खुद मोदी सरकार संकट में आ गई, सीजेआई कार्यक्रमों में जा नहीं पा रहे हैं। चौथा या पांचवा कार्यक्रम है जहां उनका जाना टलता हुआ दिख रहा है। हंसराज खन्ना स्मृति में लेक्चर में नहीं जा पाए वे, जिंदल यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए, और 2 और कार्यक्रम ऐसे थे जहां उन्हें जाना स्थगित करना पड़ा। मुंबई में वहां भी स्थगित करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि सीजेआई ने जब उस वक्त बयान दिया था वो कितनी गंभीर लापरवाही थी? आप भी मानते हैं कि देश की इतनी बड़ी आबादी को तिलचट्टे कहना, परजीवी कहना अनुचित था? देखिए, मैं 2 चीज बता दूं आपको। आज जो सीजीआई साहब ने कहा है, अगर यह भी उस बात के बाद कह दिया होता उन्होंने, तो बात खत्म हो गई। पूर्व सीजीआई जस्टिस गवई ने एक बात कही थी कि अरे भाई मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, गवई साहब ने कहा था। अगर इन्होंने भी दूसरे दिन सवेरे कह दिया होता कि हम भी मानव हैं, मानव विकार संभव है, मुंह से निकल गया, उसके लिए हम सॉरी, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सीजीआई भी मानव ही है, मानव नहीं है। बिल्कुल, हम भी मानते। ये बात उसी दिन खत्म हो गई होती। लेकिन दूसरे दिन लीपापोती की कोशिश की थी, माफी नहीं मांगी थी अपने शब्दों पर। इन्होंने कहा तो था वकीलों को, जरा गौर करिएगा उस पूरे बयान को, वकील को ही कहा था, वकीलों के अलावा किसी को नहीं कहा था, चाहे वो पैरासाइट हो या काकरोच हो, गुस्से में कहा था, इसमें 2 राय नहीं। वकीलों ने अपने कमाने खाने के चक्कर में इसको अवॉइड किया, नौजवानों ने इसको ले लिया। दूसरे दिन जो आज चीफ जस्टिस ने कहा है, मैं आज के उनके बयान की प्रशंसा करता हूं। उस दिन भी यह बात सवेरे कह दी होती कि हम भी हम मानव हैं यार, मानव विकार रहा था, उससे कह दिया, इसको खत्म करो, बात खत्म हो गई होती। इसको लीपापोती करने में बातें बढ़ती गई और बिगड़ती गई। आज जो उन्होंने कहा है कि यह बात हमारे बच्चों के बीच की है और हम इसको हम मानते हैं, आज इतना मन शांत हुआ है उनकी बात को सुन करके कि हमको लगा कि चीफ जस्टिस ने बहुत देर से रियलाइज किया, लेकिन रियलाइज किया। हमारा मानना है कि संस्थाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए, संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था जब बने, लेकिन जब उन्होंने लगा, दुनिया को, वकीलों को लगा, दुनिया को लगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के नाते ये दुर्दशा है। आज स्टेट बार काउंसिल की दुर्दशा खाली बीसीआई के चेयरमैन की वजह से, उन्होंने हमारी स्टेट बार काउंसिल की ऑटोनॉमी तक ले लिया, छीन लिया। मतलब बताइए, चीफ जस्टिस से उन्होंने कहला दिया कि महिलाओं अधिवक्ताओं को आरक्षण दीजिए। आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट होगा तब तो, बजाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कहती कि भाई एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट कर दीजिए, 25 मेंबर की जगह 30 मेंबर कर दीजिए, 5 पद महिलाओं के लिए कर दीजिए, ये स्वागत योग्य था। बिना एडवोकेट एक्ट 1961 में अमेंड किए हुए चीफ जस्टिस महोदय ने यह आदेश पारित कर दिया। हम सबको विश्वास है कि बीसीआई के कहने पर हुआ कि साहब इसी में 25 में से कर दीजिए। और आज कई बार काउंसिल पैरालाइज्ड है, दिल्ली बार काउंसिल पैरालाइज्ड है, झारखंड बार काउंसिल पैरालाइज्ड है, वहां चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए कि इनके मन का आदमी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चुन के नहीं आ रहा है। अगर वो भाजपा माइंडेड व्यक्ति नहीं आएगा, इनके मन का व्यक्ति नहीं आएगा, तो इनका राज्य तो चलता नहीं रहेगा। ये विपरीत आदमी को चुन के आने देने को तैयार नहीं है। किसी राज्य के बीसीआई मेंबर का चुनाव होने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारे मन का, हमारे माइंड का, मुंह का चुप्पा आदमी आवे और हमारा दरबार लगावे, हमसे पूछे नहीं। मैं कह रहा हूं कि हम 8 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आमदनी और व्यय को मैं नहीं जानता। वहां जज बैठे हुए हैं, वहां वकीलों से कोई मतलब नहीं है, वही फैसला कर रहे हैं। वहां कुछ बाबू हैं जो बिहार के हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो बैठे हैं, 25-25 लाख रुपया मांग रहे हैं। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट के रिट में ये बातें लिखी हुई हैं, मेरे रिट में लिखी हुई है, मेरे एफिडेविट में लिखा हुआ है। मैं आज जबानी कोई बात नहीं कर रहा हूं। कपिल साहब ने बहस किया है, मैं कपिल सिब्बल साहब का धन्यवाद मानूंगा, एहसान मानूंगा कि मुझसे बिना एक पैसा लिए उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट किया। जबकि कपिल सिब्बल को मनन जी ने फोन किया कि आप इनको रिप्रेजेंट मत करिए, उन्होंने डांटा इनको, और डांटने के बाद मुझे रिप्रेजेंट किया और मुझे दिल्ली बार काउंसिल से स्टे मिला। इतनी गंदगी है गुंडागर्दी के बाद भी, अब तो निजात मिल जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इनसे। बैरिस्टर साहब, आपने बहुत ही तार्किक और तथ्यात्मक बातें कही हैं, हमारे दर्शकों की भी आंखें खुल गई होंगी। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग भी इतना गहराई से नहीं जानते, सामान्य लोगों के लिए तो बस की बात ही नहीं है। लेकिन आज आपने सारे पर्दे हटा दिए हैं।
मैं चूंकि भोपाल में बैठा हूं बैरिस्टर साहब, तो मेरी एक जिज्ञासा है, ये बताएं। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की क्या स्थिति है? क्या वो भी जी हाँ, उसी आपके में है। कल उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया था, डर से और दबाव से। मैं इस स्पष्ट आदेश कहूंगा, का? कुछ छुपाऊंगा नहीं। हमारे छोटे भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा सम्मान मेरा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने भी कल अनुमोदन कर दिया था और मुझे दुख है इस बात का। वाकई में ये तो आश्चर्यजनक बात है, मेरी भी जानकारी में नहीं था कि मध्य प्रदेश की स्टेट बार एसोसिएशन बार काउंसिल इस तरह का काम कर रही है कि कौन साहब है वहां, जानते हैं कौन साहब है? मैं नाम बोल रहा हूँ, कौन है इस वक्त? उन्होंने भी कर दिया था। हमारे छोटे भाई ये प्रिय हैं, लेकिन बहुत दब्बू किस्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कर दिया था। नहीं, पहले हमारे ग्वालियर के थे, नाम तो बता दीजिए। अब जान लीजिएगा, आप जान लीजिएगा। हमारे ग्वालियर के हैं कोई क्या? मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। अरे एमपी सही है, एमपी को रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी को। चलिए हम देख लेंगे। शिव कुमार, कोई सवाल हो वकील साहब से आप ले लीजिए। मैं वकील साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या बार काउंसिल अगर हर वर्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस यूनिवर्सिटी में जाते थे, इस बार वहां के बच्चों ने क्यों नकारा? इस पर बातचीत क्यों नहीं की? बार काउंसिल की यह भी जिम्मेदारी तो थी कि बच्चे नाराज क्यों हैं? वकील साहब, बच्चे नहीं, सच में यह है कि पूरे देश का वकील नाराज है। हमारे चीफ जस्टिस है, उस पद का सम्मान करना ही हम लोगों ने सीखा है, इसलिए हम लोग सम्मान कर रहे हैं। जो आज उन्होंने कहा वो दूसरे दिन कह दिया होता तो हम लोग सब भूल गए होते। विलंब से कहा, लेकिन आज उन्होंने दरियादिली दिखाई है, ऊंचा स्थान दिखाया है। हम आज की प्रशंसा करते हैं और अब मांग करेंगे कि अब धीरे से उनको इस बातों से अलग किया जाए और अब उनको चीफ जस्टिस के रूप में सम्मान दिया जाए, पूरा सम्मान दिया जाए। ठीक बात। चलिए वकील साहब, आपने समय दिया और राकेश सर आपने समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।